राजनाथ सिंह ने वीरों को दी श्रद्धांजलि, तो पाकिस्तान पर निशाना साधा, कहा पाक को करारा जवाब देने के लिए सेना तैयार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बात पीओके की करेंगे, पीओके में हो रहे हल्ला बोल की करेंगे। दरअसल पीओके उबल रहा है। पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों के खिलाफ आवाम का गुस्सा सड़कों पर खुलकर नजर आ रहा है। हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उमड़ आए हैं। महंगाई, बिजली पानी की किल्लत, राजनीतिक अधिकारों तमाम और मुनीर की सेना की क्रूरता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों पर मुल्ला सेना गोलियां चलाती है तो कभी लाठी चलाती है। लेकिन पाकिस्तान सेना की क्रूरता, बर्बरता के बावजूद पीओके के लोग आजादी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी आवाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पीओके में सबसे बड़ा मार्च निकालने जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक ने मुजफ्फराबाद कूच का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रावलकोट और मुजफ्फराबाद को जोड़ने वाले प्रमुख रास्तों पर प्रदर्शनकारियों के काफिले जुटते हुए नजर आ चुके हैं। इधर 27 जुलाई की दोपहर की नमाज के बाद सभी प्रदर्शनकारी एक साथ मुजफ्फराबाद की ओर मार्च शुरू करेंगे। सवाल ये है कि क्या पीओके की आजादी का वक्त आ चुका है? क्या पाकिस्तान का भूगोल बदलने जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा और बात, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। छब्बीस 27 जुलाई मुनीर और शरीफ के लिए आखिरी अल्टीमेटम। पीओके में बगावत क्या पाकिस्तान पर लाएगी नई आफत? पीओके में यलगार, मुनीर और हुकूमत के खिलाफ खात्मे की तलवार। तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर की हैं, जहां लॉन्ग मार्च के लिए यह मजमा लगा है, हुजूम जुटा है। पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ लंबे वक्त से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तहरीक चल रहा है, जिसकी अगुवाई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाक कर रहा है। पिछले एक महीने के दौरान तकरीबन हर तीसरे दिन पीओके में लोग जेएसी की अगुवाई वाले संगठन के बैनर तले प्रदर्शन कर पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को चेता रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बीते 1.5 महीने में ताकत के दम पर पीओके में प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की है। असल में अवामी कमेटी ने 26-27 जुलाई को मुजफ्फराबाद में लॉन्ग मार्च का आयोजन किया है, जिसका मकसद अलग अलग हिस्सों में चल रहे आंदोलन को एक जगह किया जा सके, ताकि अलग अलग कार्रवाई करने का मौका पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को और पुलिस को न मिले। पीओके के जाने माने अधिकार कार्यकर्ता उमर नजीर कश्मीरी और एडवोकेट ख्वाजा मेहरान ने स्थानीय लोगों से प्रदर्शन और मार्च के लिए एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने डडियाल में पूरी तरह से शटर डाउन हड़ताल और मीरपुर डिवीजन में बड़े पैमाने पर लोगों को लामबंद करने का आह्वान किया है। इंशाल्लाह मीरपुर डिवीजन से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। इंशाल्लाह मासूमों पे कत्लेआम करके तुम इलेक्शन करवाना चाहते हो। तुम यहाँ पे बंदूक की नोक पे, आंकड़ों की नोक पे फौजी इलेक्शन करवाना चाहते हो। ये जमहूरियत है। ऐसी जमहूरियत पे ऐसी जमहूरियत पे अपील का असर भी दिख रहा है।
लॉन्ग मार्च के लिए मीरपुर में लोगों की भीड़ भी नजर आई। इसकी रिपोर्टिंग बाकायदा स्थानीय मीडिया कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कायद-ए-आज़म स्टेडियम मीरपुर के बाहर, जहाँ पर आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक तारीख रकम कर दी है और यहाँ पर आप अवामी समंदर देख सकते हैं। यहाँ पर आज एक बड़ी तादाद में अवाम का जम्मे गफीर है। गुज़श्ता दिनों हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार दिया गया, जिसके बाद बहुत सारे क्रैकडाउन भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान साद अंसारी की क़यादत में, प्रोफेसर नगमान आरफ और दानिश एडवोकेट की क़यादत में आज बड़ी तादाद में यहाँ पर अवाम जो है वो जमा हो चुकी है और यहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा जो कि मुजफ्फराबाद की तरफ रुख करेगा। जाग का नया ऐलान आंदोलन में बदलाव का संकेत है। इसका मकसद अलग अलग शहरों में चल रहे धरना प्रदर्शनों को एकजुट करना, क्षेत्रीय राजधानी की ओर मार्च में बदलना। कमेटी और प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे नेताओं ने सुरक्षा बलों से टकराव से बचने की भी कोशिश की। हाजीरा और अब्बासपुर के धरने को कुछ समय के लिए रोकना, कार्यकर्ता अपनी ताकत को एकजुट कर सकें। आंदोलन का पहला चरण मीरपुर डिवीजन से विरोध प्रदर्शन करने वाले काफिलों के निकलने के साथ रावलकोट में चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल होना। 27 जुलाई को व्यापारिक और नागरिक कामकाज बंद रखने की अपील की गई है। प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे नेताओं ने आने वाले दिनों को क्षेत्र के लिए संभावित निर्णायक मोड़ बताते हुए नागरिकों से बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने का आग्रह किया है। जाहिर तौर पर इसका मकसद पाकिस्तान की हुकूमत को एहसास कराना है। पीओके को नजरअंदाज करना या असलहों के जोर से काबू करना न केवल पाक को खुद दर्द देगा बल्कि उनकी जिंदगी को भी दोजख यानी नर्क बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे जल्दी से करवा देती हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सुहेल अहमद जी पीओके एक्टिविस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुजफ्फर अली चौधरी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों खास मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ इस चर्चा में, इस डिबेट में। लेकिन शुरुआत मैं मुजफ्फर अली चौधरी जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। ये पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ ये जो एक आंदोलन छिड़ गया है 26 और 27 खास तौर पर, और अभी हम तस्वीरें भी देख रहे थे, क्या चल क्या रहा है ये और कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये पहले तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो अभी इनके मुज़ाकरात जो चल रहे थे उसमें 5 नुक्ताती एजेंडा था जो ये एक्शन कमेटी उनका। पहला ये उनका मुतालबा ये था कि जो कल अदम जो उनके ऊपर एक टैग लगाया गया कि इसको बैन किया गया, वो खत्म किया जाए इस जमात को। दूसरा उनका ये मुतालबा था कि 73 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किए गए हैं, जो उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो फौरी तौर पर खत्म किए जाए। उसके साथ साथ जो FIR, जो जितने लोग भी इस पूरे 2-3 माह के अंदर जो शहीद हुए, दोनों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग शहीद हुए, तो एक्शन कमेटी के लोग भी, उनके खिलाफ जिन्होंने भी ये कार्रवाई की उनके खिलाफ FIR काटी जाए। और ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर शौकत नवाज मीर को भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन स्टेट की जानिब से इनके जो मुज़ाकरात थे उनको जो है वो तस्लीम नहीं किया गया। तो मुज़ाकरात की नाकामी की वजह से अब इन्होंने एक बार फिर जो है वो ये लॉन्ग मार्च की निकाल दी है। तो ये इनकी स्ट्रेटजी आप देखें, एक्शन कमेटी की पिछले 2-2.5 माह से वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही है। हाँ। वो अच्छा मुजफ्फर अली जी, मुजफ्फर अली जी, ये जो लोग हैं, ये बिजली कटौती, पानी की किल्लत, रोजगार नहीं है, बद से बदतर हालात हो रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। और इन्हीं अपनी तमाम जो मूलभूत मांगे होती हैं उनके लिए वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपने खुद ने कहा कि 2-2.5 महीने से ये जो आंदोलन टाइप जो चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, ये है। तो सरकार या हुकूमत आपकी इस पर कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? मतलब इतना समय तो अगर सरकार देख रही है, हुकूमत आपकी देख रही है, आपकी सेना देख रही है, तो मुनीर साहब कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? शरीफ साहब कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, जो डायलॉग तो चल रहे हैं, वक्त के साथ साथ जो हुकूमती टीम्स हैं उन्होंने भी कोशिश की है। उसके साथ साथ हमने देखा कि बाहर से भी कुछ नुमाइंदे आए हैं, उन्होंने भी मुलाकात की इनके साथ और कुछ बारगेन करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो एक नैरेटिव हुकूमत की तरफ से या स्टेट की तरफ से जो दिया जा रहा है कि ये लोग नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हों,
उनका सिर्फ और सिर्फ यही काम है, वो ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन को किसी ना किसी तरीके से पोस्टपोन किया जाए, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये स्टेट का एक नैरेटिव है जो पाकिस्तानी सुहेल मीडिया के अहमद ऊपर जी से मैं बताया पूछ जा लेती रहा हूँ। है। चलिए ठीक है, आप जी। तो अपना नैरेटिव बताएंगे सर। सुहेल जी, ये 2-2.5 महीने से मांगे चल रही हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। अभी से एक जन आंदोलन की बात कही जा रही थी, एक लॉन्ग मार्च की बात कही जा रही थी, हालांकि लोग जुटे भी हैं, ये किस ओर जा रहे हैं? पहले तो मनीषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई, और नमस्कार मेरी तरफ से सारे पैनलिस्ट को। देखिए, ये जो एक्चुअल में ये इस बार आप देखेंगे, अगर ये देखा जाए, मुजफ्फर भाई ने बिल्कुल सही बातें कही है। देखिए क्या चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर से जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है उनको धोखा दिया गया है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ 3-4 दिन पहले कुछ और बात हुई थी, जो मतलब डिस्कशन हुआ था, उसमें कहा गया था कि आपकी जो मांगे हैं प्रॉपर, और हाँ। आपके जो लोग हैं, मतलब जो शौकत नवाज मीर है, उनको भी हम रिहा कर देंगे। और आज जब डिस्कशन हुआ, इसका एक्चुअली मेन अगर यू टर्न लिया गया ये इसमें, क्योंकि जब कहीं पे भी अगर कोई आर्मी का इन्वॉल्वमेंट जब आता है, क्योंकि इसमें एक पाकिस्तान आर्मी से, इनको जानते होंगे मुजफ्फर साहब, इसमें एक ऑफिसर आया ब्रिगेडियर फायक, जानते होंगे, जो सेक्टर कमांडर इस एरिया के, वो इस बातचीत में शामिल हुए थे, जिनकी तरफ से सब कुछ बोला गया भाई ये होगा नहीं। अगर आप जो जेल में बंदे वो कोर्ट से, उनको कोर्ट से रिहा किया जाएगा। नवाज मीर को हम रिहा तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उसको कोर्ट ही रिहा करेगी। फिर जो आपके 50 लोग जो हमारे शहीद किए गए, उनके वो शहीद हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने भी वो किया है। जो मांगे थी, मतलब पहले ये हाँ किया गया था, इसमें क्या, अगर आप कुछ दिन पहले देखेंगे, ये कहा गया था हाँ हम आपकी सारी मांगे मानेंगे उस चीज के, लेकिन आज लिया गया ये क्योंकि बातचीत से कल देंगे, उनने टोटली पल्ला झाड़ा, भाई हम ये मांगे आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाले। क्योंकि इसका हाँ। जो सबसे बड़ा, अगर आप देखेंगे, यू टर्न लेने वाला जो इनका आर्मी का ऑफिसर था, लेकिन ब्रिगेडियर चौधरी फैयाज। साहब तो कह रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, उस पर डायलॉग तो चल रहा है, उस पर बातचीत तो चल रही है। नहीं, डायलॉग बहुत दिनों से चल रहा था। देखिए हाँ। ये बहुत दिनों से चल रहा था कि डायलॉग चल रहा, हम भी चाहते थे बातचीत से मसला हल हो, तो हमने भी रखी थी मांगे, वो मांगे पूरी कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपने जेएसी कमेटी उसको आपने पूरा उसको बोला कि वो दहशतगर्द है, हमने कहा भाई उनको वो दहशतगर्द क्यों बताओ, आप वो हटा दीजिए दहशतगर्द का टैग, वो आतंकवादी थोड़ी, आप वो हटा दीजिए। पहले उन्होंने कहा था ठीक है, आज उन्होंने कहा नहीं, वो कोर्ट देखेगी, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। अब आपको कोर्ट, मतलब कोर्ट डिसाइड करेगी, तो इसके लिए थोड़ी वही चीज हो रही है ना जो हमने कहा था सीटों का, उस पर शायद हुई भी थी, राजी भी हो गए थे कि ठीक है 6 सीटों पे हम लेके आएंगे। हमने कहा था 4 उसमें कम कीजिए, आप उस पर राजी भी हुए। लेकिन ये जो बाकी सारी मांगे थे, ये बिल्कुल जो वहां पे आए थे, जो भी वफद आया था, चाहे वहां से जितने लोग आए थे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एक्चुअली ये हमारा आजाद कश्मीर जो एक्चुअली मुजफ्फर भाई जानते हैं, इसको एक्चुअल में ये लोगों ने पूरा मतलब बांट दिया है। ठीक है, करोड़ी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। करोड़ी जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, 2-2.5 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, और अब तो ये लॉन्ग मार्च की, अब जब अलग अलग जगहों पर अगर प्रदर्शन चल रहा है तो वो ना हो, कार्रवाई अलग अलग जगह ना हो, बस एक ही जगह पर अब लोग जुटना शुरू हो जाए, और एक अपील पर वो हो भी रहा है, तो ये क्या एक आंदोलन में बड़े बदलाव के संकेत हैं? देखिए मनीषा जी, ये आंदोलन केवल 2 महीने का नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की बहुत सी समस्याएं हैं। अगर पिछले 5 साल में देखें तो वहाँ 4 प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं। पहले सरकार पीटीआई की बनी 21 से 23 तक, उसके बाद एक गठबंधन की सरकार बनी, फिर पीपी की सरकार बनी, और जब चुनाव होता है तो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं किसी भी समाज में, चाहे आज़ाद कश्मीर हो या और कोई समाज हो। तो इस समय कल चुनाव है मीरपुर में, और उस चुनाव में क्योंकि पहले तो ये तय था कि 27 जुलाई को पूरे आज़ाद कश्मीर में चुनाव होंगे, लेकिन फिर ऐसे हालात को देख के उन्होंने 3 फेजेज में चुनाव तय किए हैं। 27 को मीरपुर में, फिर मुजफ्फराबाद में 2 अगस्त को, और फिर 10 अगस्त को पूंछ में। तो इस तरह के चुनाव को विभाजित करके मिलिट्री की कस्टडी में चुनाव करवा रहे हैं। तो उस चुनाव की वैलिडिटी क्या होगी? इस तरह से अगर मूवमेंट चल रहा है, कल चुनाव है और आज मूवमेंट चल रहा है, और जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये कोई 2 महीने से नहीं, पिछले अक्टूबर में हो गया था। 25 मांगों पे सहमति बन गई थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सहमति बनने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जब आप मुज़ाकरात कर लेते हैं, सहमति बन जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो जो आवाम का पेशेंस जवाब दे देता है, धैर्य नहीं रख पाते वो, और फिर आंदोलन की राह पे आते हैं।
और जब चुनाव का समय आ जाता है तो गतिविधि बढ़ जाती है, और यही आजाद कश्मीर में हो रहा है। अब जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें जाक है, वो चुनाव नहीं लड़ रहा है एक पार्टी के रूप में, लेकिन आंदोलन चला रहा है अपनी मांगों को लेके और जो आजाद कश्मीर की समस्याएं हैं उनको लेके। लेकिन लगता नहीं कि कोई समाधान होगा, और अगर समाधान नहीं होगा तो ये जो चुनाव हो रहा है 3 फेजेज में, इसकी मुझे लगता है कि लेजिटिमेसी को तो सरकार पर असर क्यों नहीं हो रहा है? ये शहबाज शरीफ पर असर क्यों नहीं हो रहा है? ये इतनी बड़ी जनता इतनी बड़ी संख्या में जुटी हुई है सर, ये क्यों नहीं असर कर पा रही है? देखिए, उनको शायद ये लग रहा है कि अगर आजाद कश्मीर को हमने जो आजाद नाम दे रहा है वास्तव में आजाद बना दिया, तो कश्मीर को पाकिस्तान के कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आजाद कश्मीर कह रहे हैं आप, अलग से संविधान दे रहे हैं, अलग से प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, अलग से प्रेसिडेंट दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको अलग एक देश के रूप में मान रहे हैं। लेकिन नियंत्रण इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान के खुद के जो प्रोविंस हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं, उससे ज्यादा आजाद कश्मीर पे नियंत्रण है। और नाम के लिए ये कर रखा है कि ये तो बिल्कुल आजाद कश्मीर है, अलग देश के रूप में, इनका संविधान भी अलग है, लेकिन जो अलग संविधान है उसका कोई महत्व नहीं है। और आज जिस तरह का एक इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है, उसमें आप आवाम को एक लंबे समय तक डार्क में नहीं रख सकते। आवाम समझता है कि नाम आजाद कश्मीर दे रखा है, सब कुछ हमें अलग देने की बात कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान की सरकार है वो पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किए हुए है, और जो आवाज उठती है उनको आतंकवादी घोषित कर देते हैं, और सेना के हवाले प्रैक्टिकली आजाद कश्मीर है। तो ऐसे हालात में किस तरीके से अमन आएगा, किस तरह से बहबूदी होगी इनकी, इसके बारे में राजन कोचर जी, अभी सुहेल सर ये कह रहे थे कि आजाद कश्मीर के लोगों को धोखा दिया गया है, और ये जो तस्वीरें हैं ये प्रदर्शन की, ये आंदोलन की, अब तो एक ही जगह पर लोग जुटना शुरू हो गए। मात्र एक ऐलान के बाद लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ की आवाम सड़कों पर है सर, पानी के लिए तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। ऐसा क्यों सर? और ये 1-2 महीने की बात नहीं, सही कह रहे थे सर, ये 1-2 महीने की बात नहीं है सर, ये तो लंबे समय से पीओके के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। मनीषा जी, जय हिंद। और आज कारगिल दिवस है, तो आज के दिन मैं आपके चैनल पर हमारे वीर जवानों को हम उनको याद करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानियों को हटा के और इसको मार के यहाँ से निकाला था। अब बहुत इम्पोर्टेंट है आपका ये सवाल जो है, ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है? बिकॉज आपको इसको समझने की इस प्रकार से आपको ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसको आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पे स्टेक्स पाकिस्तान आर्मी के बहुत हाई हैं। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, आपके सीपेक का आपका प्रोजेक्ट आप जानते हैं कि चाइना के साथ यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे फॉरवर्ड पोस्ट में काफ़ी डिप्लॉयमेंट्स हैं और फौज की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इस जगह में। और एक चीज़ आप मत भूलिए कि इसको यहीं से जो आपको पावर और इसको इलेक्ट्रिसिटी इसको लाहौर और सिंध और पंजाब में मिलता है। तो ये एक ऐसा रिसोर्स सेंट्रिक जगह है जो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा कंट्रोल करना चाहेगी। कभी भी वो यहाँ पे नहीं चाहेगी कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो एक ऑपोजिशन की गवर्नमेंट हो और उनको फिर उसको तकलीफ होगी बाद। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि अगर आप एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फॉलो करें, और जो हमारे पैनलिस्ट ने बोला और मैं इसको एग्री करता हूँ सोहेल जी जो बोल रहे हैं, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अगर आप फॉलो करें, जिस तरीके से इवेंट्स चल रहे थे, ये जो इलेक्शंस हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, और वो किसी भी हालत में बाय हुक और बाय क्रुक, आपने इसको देखा 3 साल पहले इसको इमरान खान को कैसे हराया था इन लोगों ने। बीच में इलेक्शंस को रोक के, काउंटिंग को रोक के, जब वो देख रहे थे कि
जो इसको बढ़त इमरान खान को मिल रही है, इसको वोटें उसको मिल रही है, और वो उस ब्रेक के बाद आपने देखा कि इसको वोट पूरा आपका बदल गया। तो सेम सिनारियो यहाँ पे 1,20,000 लेकिन क्या इससे हुकूमत दबाव में आएगी सर? राजन जी, इससे हुकूमत को दबाव में लाया जा सकता है क्या? देखिए, ये जो मूवमेंट है ना, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अभी हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का भी देख रहे हैं, रुख इस तरफ हो रहा है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इनमें एक दरार, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इनको सिखाई है, वो सेम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनमें इसको एक दरार लाई जाए, इनकी मूवमेंट में, इनकी ये मूवमेंट को कमज़ोर किया जाए, कुछ इनको इसको लालच दिया जाए, किसी टाइप का लालच भी दिया जा सकता है, और दूसरा है कि इनके ऊपर एक दबाव डाल दिया जाए कि हम आपको अरेस्ट कर देंगे और आपको गायब कर, जैसे कि आप इसको बलूचिस्तान में दिखा रहे हैं, अनफोर्सिन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, इसको ओवरनाइट आपके गायब हो जाते हैं, FIR तक नहीं होता है। तो ये सिचुएशंस जो यहाँ पे है, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी बहुत सेंसिटिव है। 750 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत के साथ, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ हो इस टाइप की, और वो इसीलिए 1,20,000 की फौज यहाँ पे है। मुझे आप इसको बताइए, एक इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए क्या आप इसको 1.25 लाख लोग यहाँ पे लेके आएंगे? तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा, और उसका मकसद यही है कि यहाँ पे ये किसी भी हालत में आप देखेंगे, आपके लास्ट प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था और मैंने यही बोला था कि किसी भी हालत में यहाँ पे इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होंगे, टाइम पे इलेक्शंस होंगे, और ये पाकिस्तान आर्मी एनफोर्स करेगी कि इलेक्शन जो उनके एक्चुअली फेवर में जाएंगे। और ये जो बीच में बात हो रही थी 12 सीट्स जो आपकी असेंबली की इसको बाहर से आएंगी, उसको ये मान गए थे 6 सीट्स को इसको कम करना। एक डिस्कशन ये भी हो रहा था कि 4 सीट्स तक आ जाएगी। वो तो सर यहीं पे सर आपका बिल्कुल सर यहीं पे एक सवाल मुझे है ये, क्योंकि सर आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखेंगे हर बार पाकिस्तान में अगर इलेक्शंस होते तो आप देखेंगे एक ही दिन में इलेक्शन खत्म हो जाते, लेकिन ये अलग अलग मरहले में इसीलिए किए गए क्योंकि वो जानते हैं इलेक्शन में हमें रुकावट आने वाली है, लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है कि हम पूरे एक साथ इलेक्शन करा पाए। सर सही बोला आपने सर। लेकिन सुहेल जी क्या ये भीड़ लोगों की या ये जो जन आक्रोश है लोगों का, ये दबाव बना पाने में कारगर होगा? मतलब ऐसे 26 और 27 ऐसी 2 तारीख, जब 27 से तो चुनाव का चरण ही स्टार्ट होना है सर, पीओ के असेंबली का। हाँ मनीषा जी, देखिए क्या होता है, चाहे कितनी भी बड़ी हुकूमत रहे, कितना भी क्या रहे, लेकिन लोगों के सामने आखिर में आपको झुकना पड़ता है। हाँ। और वो यही वक्त है, क्योंकि आप देखेंगे अगर 27 तारीख से आप देखेंगे कल से एक बड़ा प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग मार्च, और ये इलेक्शन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि आप देखेंगे अगर बातचीत के मामले में आप देखेंगे बिलावल भुट्टो, कमर तारिक और बहुत सारे सियासी लीडर थे, आज तक आप देखेंगे, आज तक वो लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग क्या करेंगे, आपका मामला हल करेंगे, लेकिन आज वो लोगों ने हाथ खींच लिए। जैसे इसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो लोगों ने हाथ खींच लिया, वो लोगों ने सीधा कहा कि अब बिलावल भुट्टो बोलता है भाई मैं यहाँ अगर मैं यहाँ अकेला अपने बल पे जीतूंगा तो मैं आपकी मांगे सुनूंगा, आपकी मांगे पूरी कर पाऊंगा। दूसरी पार्टी बोलती है कि अगर मैं अकेला यहाँ जीत पाऊंगा तो मैं कर। ये कैसा हो रहा है ना, यहाँ पे इनको मिलजुल के सरकार बनानी है, सरकार बनाने के बाद फिर वही बात बोलनी है, कल वही होना है कि भाई हमें आपने पूरा बहुमत यहाँ से दिया नहीं, हम पूरी तरह से जीते नहीं तो हम आपकी कोई मदद कर नहीं सकते। वहीं पे होना है, पूरा वही घूम फिर के वही होना है। तो इसलिए लोगों ने इस बार सोचा है कि इनको इलेक्शन करना है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं आजाद कश्मीर के, वो इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक, क्योंकि मुजफ्फर भाई को पता है, हमने बातचीत से कहा था इनको मामला हल कीजिए, क्योंकि यहाँ आजाद कश्मीर की जनता कोई यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप देखेंगे गोलियां भी चली, हमारे लोग भी मारे गए। लेकिन ये ऐसा हो गया जब भी किसी मामले में यहाँ आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां मामला खराब होना है। हाँ। क्योंकि अगर ये सियासी मामले से शायद मुझे लग रहा है मसला निपट जाता, लेकिन जैसे इसमें ब्रिगेडियर फाइट अंदर हुए, उन्होंने सीधा इसको यूटर्न, और सब लोग चुप हो गए, उनके सामने किसी की नहीं चली, कोई बोल ही नहीं पाया कोई सियासी लीडर। मुजफ्फर अली चौधरी जी क्या कहेंगे आप, इत्तेफाक रखते हैं सुहेल जी की बातों से? देखिए मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट इस वजह से हुई कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें, आज भी हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, और कुछ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको गाइडलाइन दी जा रही थी कि आप इस मामले को मजीद हाईलाइट करें। उन्होंने
प्रूफ भी दिखाए वहाँ पर, वो जो मैसेजेस वगैरह और ट्रांजैक्शन भी हुई है, जो पेमेंट की ट्रांजैक्शन भी की गई है। तो भारत की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही ये सारी आर्मी को वहाँ पर ये अपना काम करना पड़ रहा है। तो मैं इन्होंने बात की मेजर जनरल साहब ने कि तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा फौज वहाँ पर मौजूद है। तो जब किसी इलाके के हालात खराब, जब मकबूजा कश्मीर के हालात खराब थे, तो 5 से 7 लाख आर्मी तो आपकी भी वहाँ पर मौजूद थी, वो भी हालात को उस वक्त हैंडल नहीं कर पा रही थी। आप यहाँ पर आज़ादी की बात कर रहे हैं, इनकी मांगों की बात कर रहे हैं, भारत में बैठकर आपने जो मकबूजा कश्मीर है उसकी जो हालत है उसको क्या कर दिया। 370 जो आर्टिकल था उसको खत्म करके आपने अपना हिस्सा उसको डिक्लेयर कर दिया। तो अपनी तरफ भी देखें, हमारे मैं मानता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं सुहेल भाई की सारी बातें यहाँ पर मानता हूँ कि इन लोगों को इनके राइट मिलने चाहिए, इनको अपने। और मुजफ्फर भाई बिल्कुल आप, क्योंकि मुझे पता है आप एक वाहिद पत्रकार हो जिनके साथ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमेशा सच का साथ देते हो, सच बोलते हो। लेकिन अगर आप जो कह रहे हो कश्मीर, लेकिन इसमें आप एक चीज ये एक्सेप्ट यहाँ पे कीजिए, इसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर हम वक्त पे बातचीत से वहां का मसला भी हल करते तो कुछ मसला हल हो सकता था, लेकिन हमने उस टाइम भी हमने गलत काम किया। बिल्कुल एग्री करता हूँ, कोई भी जो भी जंग होती है, अमेरिका ईरान की अगर जंग हो रही है तो वो भी मुज़ाकरात और डायलॉग के जरिए ही खत्म होनी है। अगर आज खत्म होगी जंग तो डायलॉग के जरिए। पाकिस्तान, अभी मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, अभी शहबाज शरीफ है, ठीक है, हमजा शहबाज है, उनका बेटा है, वो कौन है? ना तो वो कोई मिनिस्टर है ना वो कुछ है। उसको 6th फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उसको ऑफिस क्यों दिया गया? 6th फ्लोर पे बताइए आप, क्यों दिया गया? भाई ये खानदान यहाँ पे पूरा, ये खानदान जो है ना, शहबाज शरीफ खानदान, ये खानदान, इनको यहाँ पे अपनी सब चीजें करनी है। मुस्कुराने लग गए वहीं से बैठ के अब क्या प्राइम मिनिस्टर उसको कोई लेना, क्योंकि शहबाज शरीफ का सवाल बेटा तो है उसको प्राइम मिनिस्टर 6th फ्लोर पे उसको सुहेल जी बहुत वाजिब सवाल कर रहे हैं कि भाई कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई पद नहीं, कोई ओहदा नहीं, 2 मिनट, लेकिन फिर भी मनीषा जी 2 मिनट मुझे पूरा दीजिए। उसको ऑफिस दिया, वहां से वो फंडिंग का सब कुछ वो वहीं से डिसाइड करेगा। पाकिस्तान के मामला था वो भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। अब पाकिस्तान की बात लीजिए, पाकिस्तान आर्मी की बात लीजिए। अगर आप वहां पे जा रहे, पाकिस्तान आर्मी में अभी जो रद्द बदल हुआ है, अगर आप उसमें जाएंगे, अगर आपको पता होगा, अभी जनरल तारिक खान जो रिटायर है, जो अपने प्राइम मिनिस्टर जो जेल में इमरान खान के रिलेटिव भी है, अभी उन्होंने एक लेटर भी लिखी अच्छी खासी पाकिस्तान आर्मी को कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि आप देखेंगे अगर जो लाइन से हमारे मीरट, अगर किसी आर्मी अफसर को अगर उसकी प्रमोशन मिलनी है, उसको उसके मीरट पे मिलना चाहिए, ना कि अगर वो आपके पहचान का उसको मिलना है। अगर देखेंगे अभी जनरल आमिर रजा को आप देखिए, जनरल आमिर रजा को आसिफ मुनीर ने पूरा तक दे दिया। क्यों दिया आसिफ मुनीर ने उसको? क्योंकि उसने अपना 2030 के बाद का आगे का सेट करके रखा। उसको मालूम है मैं भाई अपने बंदे को यहाँ रखूंगा, बाकी सब जनरल आपको नहीं लग रहा आदमी के अंदर बगावत स्टार्ट हो गई। आप इस पर अपना रिएक्शन भी दीजिएगा जो सुहेल अहमद जी कह रहे हैं। और दूसरा कि क्या ये जो आंदोलन है या ये जो लोगों की भीड़ है, लोगों का गुस्सा है, इस बार के चुनाव में पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों के, क्योंकि वहाँ की सरकार तो सेना ही चला रही है ना सर, तो क्या दोनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द होने वाला है? इसीलिए कुछ कहा नहीं जा रहा अभी कि ठीक है एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद देख लेंगे। देखिए मनीषा, इलेक्शन को लेके 2 बातें हैं। क्या अमन से इलेक्शन हो जाएगा, पीसफुली हो जाएगा, इसके बारे में तो जो हमारे पाकिस्तान के मुजफ्फर भाई हैं, सुहेल भाई हैं, वही बताएंगे कि वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या पीसफुली हो जाएंगे। और मान लीजिए मिलिट्री के कंट्रोल में हो भी गए पीसफुल, तो पोलिंग परसेंटेज कितना होगा, कितना बाइकाट करेंगे और उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी इलेक्शन की, जब मिलिट्री के कंट्रोल में इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस चल रही है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर मिलिट्री का कंट्रोल है तो उसमें बहुत से संदेह होते हैं, डाउट होते हैं। तो वो एक्चुअल स्थिति क्या है वो तो मुजफ्फर भाई और सुहेल भाई भी बताएंगे। लेकिन कश्मीर की जो ये जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इसकी 3 अलग अलग शिनाख्तें हैं। भारत के लिए शिनाख्त ये है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के लिए शिनाख्त ये है कि आज़ाद कश्मीर है, तो वो आज़ाद तो नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तीसरी है ग्लोबल कम्युनिटी की एक शिनाख्त है, वो कहते हैं पाक एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है जो पाकिस्तान साइड में है। तो ये पाक एडमिनिस्ट्रेड किस रूप में है? देखिए इस कश्मीर का आवाम है उसका मेरे ख्याल से एक टैक्टिस रही या स्ट्रेटेजी ये रही कि जो
पाकिस्तान में सरकार रही है जिस पार्टी की, उस पार्टी को बहुमत देने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने सोचा कि हमारी ग्रीवेंसेज है, हमारी मांग है, वो पूरी होंगी। क्योंकि जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सरकार होगी जिस पार्टी की, उस पार्टी की सरकार अगर आज़ाद कश्मीर में होंगी तो सामान्यतः ये होता है कि डिमांड पूरी हो जाती हैं। और इसीलिए जब 21 में इलेक्शन हुआ तो पीटीआई की सरकार बनी। जो ही पीटीआई संकट में गई, यहाँ भी संकट आया और कोलिशन गवर्नमेंट बन गई। और फिर जब पीपीपी और मुस्लिम लीग ने सरकार बनी तो यहाँ पीपीपी की सरकार बन गई। तो यहाँ का आवाम तो रणनीति अडॉप्ट की है कि उनकी मांगे पीसफुली तरीके से रिजोल्व हो जाएं। अगर वहाँ जो इस्लामाबाद में सरकार है उसी दल की सरकार इनके यहाँ हो तो। और इसीलिए अक्टूबर में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें 25 मांगों को लेकर समझौता हो गया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किया पाकिस्तान में। और आज भी यही हो रहा है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका एक दृष्टिकोण है आजाद कश्मीर के लिए, और जो मिलिट्री है उसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट दृष्टिकोण है। और इसको जस्टिफाई करने के लिए अपने नैरेटिव क्रिएट करते हैं। मिलिट्री अपने नैरेटिव रखती है कि पाकिस्तान में की सुरक्षा को खतरा है, जैसा कि मुजफ्फर भाई ने बताया कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह के नैरेटिव मिलिट्री बनाती है अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपनी लेजिटिमेसी को लिए। और इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो कंसेशन देने की बात करते हैं कि हम समझौता कर लें। जैसे सुहेल भाई ने कहा कि भुट्टो ने ये कहा कि हम कुछ समझौता करेंगे, बाद में पीछे हट गए। तो ये सब होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, अनयूजुअल नहीं है। लेकिन जो उनकी जेन्युइन मांग है यहाँ के, और जो जाट मांगों को रेज कर रहा है, उन पे समझौता अभी तक होने की कोई संभावना नहीं है। कुछ में जो बहाना ये बनाया जा रहा है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, और वो तत्काल अमेंडमेंट नहीं हो सकता, लंबी प्रक्रिया है। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन अगर आजाद कश्मीर है, संविधान अलग है, तो फिर जम्मू कश्मीर काउंसिल बना के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को और जो कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर है उनको वीटो क्यों दिया गया है? और अगर वीटो है तो इसका मतलब इस्लामाबाद पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं। इनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है अपने निर्णय लेने की यहाँ की असेंबली को, और असेंबली को जिस तरह से डाइल्यूट किया गया वो 12 सीटों की बात है, वो भी यही है कि असेंबली में यहाँ के आवाम का बहुमत कम हो और 12 सीटें उन लोगों की हो जो इस एरिया में रहते नहीं है, दूसरी जगह रहते हैं, या तो विदेश में रहते हैं या पाकिस्तान के दूसरे पार्ट्स में रहते हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन सीटों को अबोलिश करो। तो ये स्थिति है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पीसफुली हैंडल करना चाहिए, और मिलिट्री का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगी। के पास, लेकिन क्या इस बात को मानते हैं, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं चौधरी साहब? मुजफ्फर अली जी, आपने सुना अभी करोड़ी जी को, सुहेल साहब तो बिल्कुल उसको एक्यूरेट बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा। ये बात इनकी काफी हद तक जो है मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि जैसे कि इन्होंने खुद बताया कि ये कानूनी पेचीदगी है, इसमें एक कानून है, उसको असेंबली से जब तक पास नहीं किया जा सकता तब तक ये खत्म नहीं हो सकता, जो 12 सीटों वाला मामला है। तो वो इनका यही कहना है कि आप जो है मुज़ाकरात के जरिए जो है वो इस इलेक्शन के अंदर, पहले तो ये था कि जैक जो है वो अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती, मेजोरिटी हासिल करती और अपना इस कानून जो है वो पास होता, तो मुजफ्फर भाई मई में पहले मुजफ्फर भाई यहीं पे आपको, क्योंकि मेरे वो बीच में आपने बात सही बोली, क्योंकि मई में डिसाइड हो गया था जैक जो है इलेक्शन में हिस्सा लेगी, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। लेकिन अब हिस्सा इसलिए नहीं ले रही, क्योंकि मैं आपको सवाल का जवाब ये देखिए, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हालात यहाँ के ऐसे हो गए, यहाँ बेगुनाहों का खून बहाया गया, तो कैसे लिया जाएगा? सोहेल भाई, खून दोनों तरफ से बहा है। आपने देखा वहां पर एंटी स्टेट जो है वो कुछ नारेबाजी की गई है, स्टेट के खिलाफ जो है वो कुछ ऐसी तकरीरें भी की गई, कुछ ऐसी बातें भी हुई कि जिससे वो लगा कि ये लोग जो है वो इलेक्शन नहीं चाहते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सारे लीडरों की बात नहीं कर रहा, उनमें से चंद ऐसे रहनुमा थे कि जिन्होंने कुछ एंटी स्टेट जो तकरीरें की वो ये चाह रहे थे, उनका ये जो नजरिया जो लगा ऐसे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तानी जो एक स्टेट है उसके खिलाफ वो जाना चाह रहे हैं।
तो इस वजह से मामला ज्यादा खराब हुए जो मैं हाँ। मेरी समझ में अच्छा बात अच्छा आती है अच्छा कि वो चौधरी साहब, ये जो पीओके है काफ़ी समय से हालांकि ये मांग कर रहा है कि ये जो विधानसभा में जो शरणार्थी हैं उनके लिए भी आरक्षित की जाए सीट आरक्षण का मुद्दा, ये भी एक बड़ा हॉट मुद्दा है और हॉट टॉपिक बना हुआ है, ये भी इन्हीं मांगों में शामिल है। अगर सरकार, ठीक है चुनाव है अभी, अब चुनाव गुजर जाए, इलेक्शन हो जाए, सारे फेसेस हो जाए, लेकिन क्या इसके बाद कोई विचार, इस पर कोई डायलॉग हो रहा है, उस पर कोई बातचीत हो रही है क्या? अंदर खाने चल क्या रहा है? अभी तो जो हालात हैं वो तो मुझे खराब ही नजर आ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और हुकूमत की तरफ से जो सेक्शन 144 का इम्पोज कर दिया गया है पूरे जो रियासत के अंदर, और लोगों को बाहर, घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, और जिसको भी अगर देखा गया कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ ट्रैवल कर रहा तो उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ मुज़ाकरात की कामयाबी अब हो सकती है। अब तो इलेक्शन ही होंगे, और इलेक्शन देखे, मेरी तो दुआ है कि कोई इस तरह के वाकयात ना हो, लेकिन जो स्टेट की तरफ से इस वक्त मीडिया के ऊपर या खबरों में जो चीज़ें आ रही वो यही है कि जो एक्शन कमेटी है वो ये चाह रही है कि कुछ खून बहे, कुछ लाशें गिरे, ताकि ये इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बाद में चैलेंज किया जा सके, और कहा जाए कि ये देखे जी इलेक्शन तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने का मौका आपकी हुकूमत दे क्यों रही है? मुजफ्फर भाई, ये तो होना है, ठीक है मुजफ्फर भाई, पता है इशू क्या है? देखिए, अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पीसफुल प्रोटेस्ट में देखिए जब प्रोटेस्ट होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता ही है इलेक्शन से प्रोटेस्ट जब होगा, सामने से आर्मी पुलिस, वो तो पता है इतनी फोर्सेस लगा दिए, गोली चलाएंगे, यहाँ तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ होगा ही। और क्योंकि अगर बातचीत से मसला हल हो रहा था तो इसमें इन्होंने हाथ क्यों पीछे खींचे? हम लोग तो तैयार थे ना बातचीत के लिए, हमने तो मना नहीं किया था, हम तो चाहते थे भाई आराम से बातचीत से मसला हो जाए। लेकिन ये अगर उंगली की है तो ये उंगली करने वाला पाकिस्तान आर्मी है, तो उस पर क्योंकि हम कब तक, आप बताए ना, हमने अगर देखेंगे हमने अपने आप को बेच दिया है, अभी फिर से यूएसए से कर्जा लिया, यूएसए से कर्जा फिर से ले लिया, फिर हम डूब गए, पैसा भरेगा कौन? या हम लोग उसे वसूल करते हैं, फिर आके आजाद कश्मीर में बिठा देते हैं, बाहर के लोगों को बिठा देते हैं आजाद कश्मीर में, यहाँ से पूरा पैसा लिया जाता है, यहाँ के लोग और गरीब से गरीब होते जाते हैं। आपको खुद पता है मुजफ्फर भाई ये चीज, आप क्योंकि आप इतने एरिया में घूमते रहते, आपको सब पता है, आप यहाँ आए हो, आपने देखी हालत, यही हालत है यहाँ की। ठीक है राजन जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ चौधरी जी आपके पास, लेकिन राजन जी अब ये जो 2 दिन है, एक तो आज हो गया 26 तारीख और फिर कल, ये जो हम देख रहे हैं जन आक्रोश है, ये लोगों का गुस्सा, उनकी नाराजगी, क्या ये अब सरकार के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक बड़ा अल्टीमेटम माना जाए, लास्ट अल्टीमेटम माना जाए? इसके आगे अब क्या होगा? चलिए ठीक है, 2 दिन तो हो गया आंदोलन, अब इसके बाद क्या? दुनिशा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन मैं एक्चुअली सुन रहा था तीनों पैनलिस्ट को। अब यहाँ पे एक ग्राउंड रियलिटी हम सबको एक्चुअली समझने की जरूरत है। अब 3 साल पहले भी ये अवाम सड़कों पे आई थी, ये इमरान खान के टाइम पे एक लाहौर कोर कमांडर का घर को भी रैंसैक कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली, जिस तरीके से भी कंट्रोल कर। अब यहाँ पे जो मेरी रीडिंग है, मेरी असेसमेंट है, आप लोगों की अलग राय हो सकती है इसके बारे में, इसको मेरी असेसमेंट ये है कि इसको यहाँ पर भी पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करेगी सिचुएशन। और 27 को जब हम ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि आंदोलन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और पाकिस्तान आर्मी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, मुझे लगता नहीं ये होगा। ये लोग अपना मैनेज कर लेंगे, और जो भी लीडर्स हैं उनको इसको जेल में डाल दिया जाएगा, तो वो ज़्यादा यहाँ पे बगावत करेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मूवमेंट अभी एक आपकी शुरुआती दौर में, अभी वो इतनी एक ऐसी उसमें ताकत नहीं आई है कि वो एक डायरेक्ट चैलेंज पाकिस्तान आर्मी को या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को दे सके, बिकॉज इसमें काफ़ी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। एक आपकी स्टेट की अपनी इसको फोर्स होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व होती है, ISI इन्वॉल्व होती है, इसमें बहुत सारी ताकतें काम कर रही होती हैं ऐसी मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए। बिकॉज
जैसे मैंने आपको बताया, ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरह नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और उसका जो डीप स्टेट है वो बहुत सेंसिटिव है। और इसीलिए अगर आपने देखा भी होगा, यहाँ पे जगह जगह पे ये इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस की एजेंसीज है यहाँ पे काम करती हैं और ये फैली हुई है सारी जगह, और ये पूरी अपनी दम लगाएंगे इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए। अब हाँ, बट एक चीज़ मैं इसको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में देखिए, ये इलेक्शंस का रिजल्ट तो हम सबको पता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बट आने वाले इस वक्त में ये मूवमेंट और तूल पकड़ेगी, बिकॉज आज की डेट में मैं नहीं समझता कि इतनी उसमें ताकत है, बट आने वाले इस वक्त में ये एक और तूल पकड़ेगी और ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरदर्द बनने वाली है। इस आंदोलन में आगे आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकता है? राजन जी, क्या कहता है आपका दृष्टिकोण? देखिए, जब आप इंसर्जेंसीज को स्टडी करते हैं, बिकॉज देखिए, आप कहीं पर भी बदलाव अगर लोग लाना चाहते हैं तो उनको इंसर्जेंसी में घुसना पड़ेगा, और इंसर्जेंसी के 4 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। आज मैं एक फेज 1 इंसर्जेंसी का देख रहा हूँ कि लोग सड़कों पे आ गए और इसको हुकूमत के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका फेज 2 आने वाला है। इसको फेज 2 में क्या होगा कि इनके आर्म्ड ग्रुप्स बनेंगे, इनको ताकत दी जाएगी, इनके पास पैसा आएगा, इसको सपोर्ट मिलेगी बाकी जगहों से, और ये एक अपना आर्म्ड रिबेलियन की तरह काम करेंगे। जैसे बलूचिस्तान में आप BLF को देखते हैं, BLF को देखते हैं, अब वो एक 3rd लेवल ऑफ इंसर्जेंसी पे चला गया बलूचिस्तान, और इसीलिए हम इसको बार बार हमने इतने सारे प्रोग्राम बलूचिस्तान के ऊपर किए हैं जो हमको ये बताते हैं कि बलूचिस्तान इज गोइंग टू बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनकी कैजुअलिटीज देख लो वहां पे कितनी हो रही है इस पाकिस्तान आर्मी की, और इसको BLF को इंटरनेशनल तो कब का अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर ही दिया खुद ही। हाँ, तो ये इसको नौबत यहाँ भी आएगी, देखना आप। इट्स अ मैटर ऑफ इयर्स, इट मे नॉट हैपन नाउ, बट इट इज ये मतलब आने वाले समय में आप बलूचिस्तान के जो लोगों का आक्रोश है, जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम तो अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, क्या यहाँ पर भी वही नौबत आती हुई देख रहे हैं आप आने वाले समय में? कुछ बिल्कुल मैं देख रहा हूँ मनीषा जी, बिकॉज अगर आप लोगों की ग्रीवेंसेस को नहीं एड्रेस करेंगे, आफ्टर ऑल दे आर पाकिस्तानी, अगर आप उसको पाकिस्तानी नहीं मानते वो दूसरी बात है, पर अगर आप उसको पाकिस्तान के अपना हिस्सा मानते, अपने लोग मानते, आपकी अवाम में 40 लाख 45 लाख लोग रहते हैं इस एरिया में। ठीक है, मैं चौधरी साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले इसी बात पर मैं एक रिएक्शन चाहती हूँ करोड़ी जी का। करोड़ी जी, राजन जी जो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान आर्मी या बलूच जिस तरीके से अब सड़कों पर उतरकर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर कर दी और अब वो मुखालफत कर रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है, क्या यही कंडीशन अब यहाँ पर भी आने वाली है? ऐसी कोई परिस्थिति या इसी तरीके की कोई विचार लेकर यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए मनीषा जी, बलूचिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनली भी और प्रैक्टिकली भी और पॉलिटिकली भी बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, तो वो एकदम से बलूचिस्तान से कंपेरेबल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बलूचिस्तान से भी वर्स्ट सिचुएशन पाक आज़ाद कश्मीर में है, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर बना रखा है, आपने सब कुछ उसको अलग दे दिया, लेकिन उस यहाँ की जो असेंबली है या गवर्नमेंट है उसको उतने ही अधिकार व शक्तियाँ नहीं है जितनी पंजाब की असेंबली को है, पंजाब की सरकार को है, या सिंध की सरकार को है, या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को सरकार को है। तो एक तरफ तो आप उनको कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया आपको, प्रैक्टिस में आपने कुछ नहीं दे रखा है, और अगर इस तरह से आप बहलाने की कोशिश करोगे तो उससे समस्याएं होंगी। दूसरा यह है कि पाकिस्तान में देखिए, जमहूरियत का संकट आज से नहीं, शुरू से रहा है पाकिस्तान में।
क्योंकि जैसे मिलिट्री का शासन आ गया, जमहूरियत आने की कोशिश की, फिर मिलिट्री का आ गया, तो मिलिट्री का जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी जमहूरियत में, केवल पाकिस्तान में नहीं, वहां संकट बढ़ जाता है। और तीसरा यह है कि देखिए पाकिस्तान में पीटीआई को चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे हाई कोर्ट में जाना पड़ा इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट में, अदरवाइज पीटीआई चुनाव भी नहीं लड़ सकती। तो इस तरह का है ये जमहूरियत, पाकिस्तान में जो जमहूरियत को इस्टेब्लिश करने की बात है उसके लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और अगर ये सब कुछ होगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ का आवाम है तो वो अपनी आवाज बुलंद करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा वॉयलेंस से करेगा, क्योंकि आवाम के पास वेपन नहीं होते। मिलिट्री को जब आप यूज करते हैं तो मिलिट्री के पास वेपन होते हैं, कोर्सिव फोर्स होती है स्टेट के पास। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि हमें सेना से कोई शिकायत नहीं है, हम सेना के खिलाफ नहीं जाना चाहते, हमारी शिकायत सिर्फ सरकार से है और वही हमारी मांगे सुने। देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या यह है कि सेना पाकिस्तान की सरकार को, ये तो हमारे मुजफ्फर भाई ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे कि पाकिस्तान की सेना किस तरह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डोमिनेट कर रही है। देखिए मुनीर साहब आपके सेना के चीफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड मार्शल हैं, लेकिन जहां भी पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं या आपके प्राइम मिनिस्टर जहां जाते हैं उनकी परछाई की तरह वो साथ साथ जाते हैं। दुनिया में किसी भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट के साथ इस तरह से मिलिट्री चीफ होता है वो नहीं जाता है। तो मिलिट्री का जो डोमिनेशन है वो केवल आजाद कश्मीर के लिए नहीं, पाकिस्तान के स्वयं के लिए खतरा है। पाकिस्तान का आवाम ही रिएक्ट करेगा इसके लिए। चौधरी साहब, ठीक है चौधरी साहब, राजन जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में बलूचिस्तान जैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर हो सकती है, लोग जो है वो इतने आक्रोशित है। करोड़ी जी से पूछा, करोड़ी जी कह रहे हैं कि उस जैसी स्थिति तो नहीं, लेकिन उससे गलत और उससे वर्स्ट सिचुएशन हो जाए तो वो भी नहीं कहा जा सकता है। आप क्या मानते हैं? मुझसे पूछ रही है? जी सर, आप ही से पूछ रही हूँ। नहीं, मैं नहीं समझता कि कश्मीरी जो लोग हैं वो बलूचिस्तान वाले हालात वहाँ पर पैदा होने देंगे। पढ़े लिखे समझदार कश्मीरी हमारे लोग हैं वहाँ पर। आप लिटरेसी रेट देखें तो बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट देखें और आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी रेट देखें तो पता चलता है कि ये लोग मोस्टली जो है वो या तो अब्रॉड बैठे हैं या अगर पाकिस्तान के अंदर भी है तो वो काफ़ी समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं। मैं मीरपुर में गया था और पढ़े लिखे समझदार तो क्या नाराजगी नहीं हो सकती सरकार और हुकूमत के खिलाफ? नहीं, तब तो ज्यादा नाराजगी होना एक होती है अलग ना चीज सर? है और स्टेट के खिलाफ हथियार उठाना एक अलग चीज है। नाराजगी होना, देखिए आप घर में नाराज है, मियां बीवी पढ़े लिखे हैं तो सड़क पर नहीं आ सकते, ये कहाँ लिखा है? नहीं, बिल्कुल सड़क में आ सकते हैं। हाँ। सड़क में आना भी वो अलग बात है, हथियार उठाना स्टेट के खिलाफ वो एक अलग चीज हो जाती है। आज़ादी का ऐलान, आपने जैसे बोला कि जी बीएलए ने आज़ादी का ऐलान कर दिया, तो ये बीएलए के साथ मेरा नहीं ख्याल कि आप जैक को मिला सकते हैं या कश्मीर के अंदर कोई भी इस तरह की तहरीक आती है तो ये कभी भी पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। ये तो भारत के खिलाफ हथियार उठाने वाले लोग हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, इन्होंने आज तक पाकिस्तानी हुकूमत का साथ दिया, आज तक ये भारत के खिलाफ ही ये लड़ते रहे हैं। यहाँ से ही जो लोग जो जाते थे, आप जो कहते हैं कि जी अड्डे बने हुए थे, यहाँ से जो मिलिटेंट जाते थे तो वो कश्मीर के अंदर से यही लोग थे सारे कि जो भारत के खिलाफ लड़ते रहे हैं। अच्छा मुजफ्फर भाई, बिल्कुल यार मुजफ्फर भाई आपके लिए बिल्कुल ताली है यार साहब, क्या बात की आपने आज ना, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे ये आपने आज, क्योंकि ये चीज होती है बहुत कम लोगों के इतने अंदर हिम्मत होती है ऐसी बात करने की, आपने कह दिया कि भाई हाँ हम एडमिट करते हैं कि ये कश्मीर के हाथ में गन दी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आईएस ने, पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स ने, आतंकवादी ग्रुप जो है वो उन्होंने हथियार दिया। मैं आपको ये चीज यहाँ पे आपने बोला, मैं इसी को जा रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई आपने बोली आज यार, मैं आपके लिए मेरे पास हार होता मैं वो आपके गले में डालता। तो क्यों ऐसा मजबूर, क्यों अब हमें क्यों सरकार मजबूर कर रही है कि हम फिर अब हथियार उठाए पाकिस्तान के खिलाफ, क्यों मजबूर किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं इस चीज को भी मैं कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात के जरिए ये सारी चीजें हल होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्यों ऐसा? मैं भी, मेरे अंदर से भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह ऐसी है कि ये जो लोग कल तक पाकिस्तान की डिफेंस थे, ये लोग पाकिस्तान की तरफ से खड़े होते थे, अगर कोई भी बात होती थी, अगर भारत के खिलाफ कोई भी चीज चल रही थी तो हमेशा ये
पाकिस्तान के साथ शाना बशाना ये मिलके लड़ते थे। यार तो मुजफ्फर क्यों भाई, ऐसी- यहाँ पे मैं आपको देखो, मैं भारत की बात करता हूँ। जब भारत की बात हो रही है, भारत में अभी वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। चल रहा अभी मैं था वहीं सर, पे वो जाता खत्म हूँ, हो गया देखिए है। मैं मैं वहीं पे जा अपडेट रहा कर हूँ। मैम, देती दो हूँ मिनट, सर दो आपको, मिनट, वो मनीषा खत्म हो जी, चुका 2 है। मिनट दीजिए। मैं वहीं पे जा रहा हूँ मैम, 2 हाँ। मिनट दीजिए मुझे। हाँ, जंतर हाँ, मंतर पे ठीक है, प्रोटेस्ट ठीक है, चल रहा ठीक है। था, काफी दिनों से चल रहा हाँ। था, पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन वहां पे मुजफ्फर भाई किसी को गोली नहीं मारी गई, किसी को मारा नहीं गया। पहले वहां पे चोरी नहीं हुआ। आपको पता है, यहाँ पे प्रोटेस्ट तो हुआ है आजाद कश्मीर, लेकिन यहाँ पे चोरियां हुई, डाके डाले गए, औरतों के ऊपर हाथ उठाया गया। वहां नहीं उठाया गया। वहां कल जो भी थी मांगे वो पूरी हुई। वहां का जो था एजुकेशन मिनिस्टर, सर, यहाँ तो सरकार झुक जाती है सर, लोगों के विरोध के आगे सरकारें झुक जाती हैं सर। अनिल भाई, उनका प्रोटेस्ट देखे ना, उनका जो सरकार ने वहां पे एक्सेप्ट किया कि हमारी आप देखे ना, गलती है। उनके प्रोटेस्ट में और जैक के प्रोटेस्ट में भी फर्क था। वो पुरअमन लोग थे, उन्होंने किसी के खिलाफ हथियार नहीं उठाया। यहाँ पर तो सिक्योरिटी तो यहाँ फोर्सेस के कौन सा लोग हथियार मारा है? गया। नहीं, कहाँ, किसके पास हथियार है? किसके पास हथियार है? जैक के पास है, कहाँ, जैक के पास है। हथियार है? नहीं, किसके कैसे पास सिक्योरिटी हथियार है? फोर्सेस के लोग कैसे मारे जा रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि जब अभी वहां पे, क्योंकि हाँ ऐसा, मैं आपको बोला स्टोन पेल्टिंग हुई है, कुछ लोगों के पास ऐसे ये चीजें हुई है। हथियार कहाँ है? हथियार जो थे वो तो पाकिस्तान आर्मी ने दी थी पहले। और कश्मीर के तनवीर इलियास का खिलाफ गार्ड कैसे मारा गया? भाई देखो, वो क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा जो आईएस प्लान है ना मुजफ्फर भाई, आप मेरे से अच्छे से ठीक ज्यादा है, जानते हो एक भाई। फाइनल कमेंट क्या मैं बात करोड़ी करते जी से हैं? लेना चाहती हूँ। करोड़ी जी, आप क्या कहेंगे इस वार्ता के बीच में, सुहेल जी और चौधरी जी के बात में, ये जो वार्ता हुई है अभी दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन, और दूसरा इस आंदोलन 2 दिन के बाद क्या देख रहे हैं, 27 के बाद 28 में क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए मनीषा जी, ऐसा है, सुहेल भाई ने और हमारे मुजफ्फर भाई ने बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। इंडिया से कंपेयर किए, इंडिया की सिचुएशन डिफरेंट है। पाकिस्तान अलग तरीके से सियासत चलाता है, डील करता है। और सुहेल भाई ने कहा कि इंडिया के अगेंस्ट में हथियार उठाते हैं, वो हथियार आते कहाँ से हैं, तो ये सुहेल भाई ने स्पष्ट किया। लेकिन एक मुजफ्फर भाई ने इंटरेस्टिंग बात कही कि वो यहाँ के लोग हैं, बहुत एनलाइटन हैं, वो बलूचिस्तान की तरह से इस तरह का प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं करेंगे, वायलेंट मूवमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एनलाइटन है, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात हो, समझौता हो, और हमारी जो रीजनेबल मांग है, जो एक्सेप्ट होनी चाहिए किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में, उस तरीके से होना चाहिए। जब पाकिस्तान की मिलिट्री यहाँ के जो जाक के मेंबर हैं या दूसरे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको पकड़ के ये कहता है कि आप तो टेररिस्ट हैं, एंटी टेररिस्ट एक्ट लगाती है, तो वहाँ समस्या हो जाती है। तो आपको अपने ही सिटीजन के साथ अगर डील करना चाहते हैं तो एक सेंस ऑफ एम्पैथी के साथ डील करना चाहिए। और जब एनलाइटन लोग होते हैं वो विरोध पे आते हैं, सर, अभी तो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं ये लोग। होता है। अभी चौधरी साहब ने ज्यादा बोला तो मुझे लग रहा है हुकूमत इन्हीं को अल्टीमेटम ना दे दे, इस वजह से भी ये ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं ना, मजबूरी समझिए आप। चलिए ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस चर्चा के साथ, इस डिबेट में इतना ही, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो अभियान बना बच्चों के लिए वरदान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री